नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इस समारोह का जो उद्देश्य है वो उन स्वयं सेवकों या को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने आयोजन में भाग लिया है, साथ ही लोगों की जरूरत के समय मदद की है और अपना योगदान दिया है। दोस्तों, ये जो रेड क्रॉस दिवस है ये भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के समय पे जिन लोगों ने जो है स्वयं सेवकों ने लोगों की मदद की है उनकी जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये ICRC यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, हेनरी डुनेन जो है इन्होंने इसका जो है गठन किया था। इनकी जयंती जो है वो भी इसी दिवस के रूप में मनाई जाती है। इन्हें 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों, ये जो सोसाइटी है ICRC इसे 1917 में, 1944 में और 1963 में जो है नोबेल प्राइज मिला है। और रेड क्रॉस जो है ये जो संगठन है इसने जितने ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं उससे अधिक किसी भी संगठन ने जो है शांति पुरस्कार नहीं जीते हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ वर्तमान में जो राजस्थान है के कौन से राजा थे। ऑप्शन है आपके 12वें, 13वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें। आपको बताना है कि महाराणा प्रताप सिंह जो हैं ये मेवाड़ के कौन से नंबर के जो है राजा थे। चलिए दोस्तों, इनका इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 मई। क्योंकि दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह जो है इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ था। ये मेवाड़ के राजा थे। दोस्तों, इन्होंने जो है 1568 में मुगलों को उपजाऊ पूर्वी बेल्ट के नुकसान का जो है कारण बना था इनकी घेराबंदी। ये जो है बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। दोस्तों, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में जो है उनकी बहादुरी के लिए बहुत जाना जाता है। यह जो लड़ाई है ये 1576 में लड़ी गई थी, जो कि अकबर और अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी, जिसमें महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 22,000 सैनिक थे, जिसके चलते वो हार गए थे। परंतु उन्होंने पुनः अपनी सेना इकट्ठी की और 1582 में जो है दोबारा मुगलों से लड़ाई लड़ी, जिसमें वो जीते भी थे। तो दोस्तों, इन्हें बहुत ही अहम राजा जो है राजस्थान का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 से के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, $500 मिलियन। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB इसने हाल ही में भारत को $500 मिलियन की राशि देने की स्वीकृति दी है। ये जो धन है इसका उद्देश्य कोविड-19 के रोकथाम को बढ़ाने के लिए और जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसे मजबूत करने के लिए जो है ये राशि यूज में आएगी। दोस्तों, ये जो राशि है इसका उपयोग ICMR जो कि हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये इसके लिए भी यूज किया जाएगा ताकि वो जो है कोविड-19 के उपचार और इसकी वैक्सीन बनाने में भी इस पैसे को यूज कर सके। दोस्तों, ऑल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसने 335 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो चीन को भी मंजूरी दी थी, क्योंकि चीन में भी कोरोना जो है वो काफी हद तक फैला था। उसके चलते इस बैंक ने जो है चीन को भी 335 मिलियन USD डॉलर की जो है सहायता दी थी। दोस्तों, AIIB ने कोविड-19 संकट
सुविधा को जो है दुगना करके जो है 10 बिलियन कर दिया है। पहले इस बैंक ने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो आवंटित किए थे कोविड-19 के लिए, लेकिन इसके संकट के बढ़ने के चलते जो है इसने जो है इस अपनी जो आवंटन है उसको दुगना कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हर साल 9 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये मनाया जाता है। दोस्तों ये जो दिवस है ये यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत जो है मनाया जाता है। ये एक वार्षिक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। तो दोस्तों इस बार की जो इसकी थीम है वो ये है बर्ड्स यूनाइट आवर वर्ल्ड। ये जो है इसकी इस साल की थीम है। दोस्तों इसका विषय जो है वो मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी अखंडता पर केंद्रित है। थीम में ट्रैकिंग तकनीकों पर भी केंद्रित है जो कि दुनिया में प्रवासी पक्षियों के मार्गों का भी पता लगाएगा, जिसके चलते कई पक्षियों में जो है ट्रांसमीटर फिट किए जाते हैं ताकि उनके मार्गों को और उनकी उड़ानों को जो है ट्रैक किया जाता है। दोस्तों ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये पहली बार 2006 में मनाया गया था, जो वन्य जीवों के प्रवासी जातियों के संरक्षण पर पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने कितने हवाई क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के लिए टाटा पावर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 37। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के लिए जो है टाटा पावर के साथ समझौता ज्ञापन किया है, ताकि उनके जो ढांचे हैं उन्हें भी जो है आधुनिक बनाया जा सके। तो ये जो परियोजना है इसकी कुल लागत जो है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए जो है वो बताई जा रही है। एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के पहले चरण के तहत भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया था। कार्यक्रम के चरण 2 के तहत इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके तहत जो है नेविगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि जितने भी हवाई क्षेत्र हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे चरण में जो है आधुनिक एयरफील्ड उपकरणों की स्थापना जैसे कि कमिश्निंग, कैट 2 इंस्टॉल करना, इन पे जो है कार्य किया जाएगा और आधुनिक उपकरणों को सीधे एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ भी जो है जोड़ा जाएगा इस योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल वन मंत्रालय के अनुसार सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 96। पहले जो ये संख्या थी ये थी 87। 2017-18 में जो है बंगाल में जो व्हाइट टाइगर्स पाए जाते हैं, जो रॉयल टाइगर्स बोले जाते हैं, उनकी संख्या लगभग 87 थी जो 17-18 में थी, और 18-19 में मतलब कि 2018-19 में जो है ये संख्या जो है 88 हो गई थी। पर अब हाल ही में जो है ये 2020 में ये संख्या जो है वो 96 हो गई है। दोस्तों बता दूं वन विभाग के वीडियो फुटेज के अनुसार जो सारे बाघ हैं वो स्वस्थ हैं। कैमरे जो है वो लगभग 4200 जो है वर्ग किलोमीटर में लगाए गए हैं। इनमें से 3700 वर्ग किलोमीटर जो है वो बाघ का क्षेत्र कहा जाता है। और रॉयल बंगाल टाइगर जो है दोस्तों ये बहुत ही लुप्तप्राय प्रजाति है, क्योंकि ये बहुत कम संख्या में अब बचे हैं। तो ये जो है इनका संरक्षण किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बाघ है ये घनी वनस्पतियों में रहते हैं। इनका जो निवास स्थान है वहीं पे वो रहते हैं और वहीं पे शिकार करते हैं। तो इसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां बाघ एक क्षेत्र को इकट्ठा करके स्थापित करते हैं, जिन्हें कि टाइगर टेरिटरी भी कहा जाता है। टाइगर टेरिटरी ये भी कहा जाता है। और आम तौर पर बाघ जो है वो अपने क्षेत्र के भीतर ही आंदोलन को
सीमित करते हैं और हर बाघ का अपना अपना एक क्षेत्र होता है। दोस्तों सुंदरवन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यह विश्व धरोहर स्थल में से एक है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज जो स्थल है उनमें से एक है। ये जो है ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी जो है उसके डेल्टा पर बना हुआ है। तो इसके जो आसपास नदी है वो है ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी। इसके जो डेल्टा हैं, इसके डेल्टा पर जो है ये वन बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण की जो जिम्मेदारी है वो उसका जिम्मेदार किसे बताया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चमगादड़। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार जो है वो चमगादड़ को बताया है। कई लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये जो वायरस है ये आर्टिफिशियल है, ये चाइना के द्वारा बनाया गया है, पर WHO ने उन सभी बयानों को खारिज करते हुए बताया है कि ये जो वायरस है ये चमगादड़ के द्वारा फैला है। दोस्तों WHO ने ये भी कहा है कि यह जो वायरस है ये सामान्य बिल्ली और फेरेट को भी संक्रमित करता है। WHO ने ये भी बताया है कि जो कोरोना का जो वायरस है वो ऐसे समूह से ताल्लुक रखता है जो कि चमगादड़ से उत्पन्न होते हैं। यह पता चल गया है अब कि जो वायरस है ये इंसानों तक कैसे पहुंचा है ये अभी तक सामने नहीं आया है, पर ये ही सामने आया है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो चमगादड़ से हुई है, पर ये लोगों तक कैसे पहुंचा है इसके जो नतीजे हैं वो अभी आने बाकी हैं। दोस्तों WHO के जो पशु रोग विशेषज्ञ हैं इनका नाम है पीटर बेन। इन्होंने ये बयान हाल ही में दिया है। इनके मुताबिक शायद किसी जानवर से वायरस इंसान के खाने में पहुंचा है जिसके चलते कोरोना वायरस फैला है। और दोस्तों कोरोना के पहले ह्यूमन इन्फेक्शन का मामला वुहान के पशु बाजार में भी देखा गया था। तो दोस्तों ये जो बीमारी है जो कि कोरोना जो चमगादड़ से फैली है ये पहली बीमारी नहीं है दोस्तों। 2002 में भी जो है चमगादड़ से फैले सार्स से दुनिया भर में लगभग 774 मौतें हुई थी। और 2018 में केरल में निपा वायरस भी आया था, उसका वाहक भी जो था वो चमगादड़ पक्षी ही था जिसमें लगभग 17 मौतें हुई थी। इसके अलावा इबोला, रेबीज, हैंद्र, मारबर्ग ये सारे वायरस जो हैं इनके वाहक जो हैं वो चमगादड़ ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9,304 पद समाप्त करने की जो है मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, MES जिसे कहते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये एक रक्षा मंत्रालय का जो है ये एक डिपार्टमेंट है, संगठन है। सरकार का कहना है कि पिछले 3 साल से जो ये खाली पड़े पद हैं इसके चलते इन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा और अब इन फ्यूचर इन पदों पे कोई भी नौकरी जो है वो नहीं लाई जाएगी। इसका फैसला सैन्य बलों की क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को पुनः संतुलित करने के लिए किया गया है। MES जो है भारतीय सेना में इंजीनियर कोर के तहत कार्य करने वाली प्रमुख कंपनी है जो कि टेंडर और इलेक्ट्रिकल और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराती है। इसमें मेनली इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के जो इंजीनियर्स हैं वो कार्य करते हैं। दोस्तों बता दूं इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1851 में हुई थी। इसका काम जो है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और DRDO इनको रियर लाइन इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है। तो MES जो है वो आर्मी में भी पाई जाती है, नेवी में, एयरफोर्स में, कोस्ट गार्ड में, DRDO में, इन सभी में MES जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियर लाइन इंजीनियरिंग यानी कि सर्विसेज यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वाटर सप्लाई इन सब का जो काम है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ही करती है। और ये भारत की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसियों में से
1 है। दोस्तों बता दूं, इसका जो हर साल का बजट है वो लगभग 13,000 करोड़ रुपए का होता है। और इंजीनियर इन चीफ जो हैं वो हैं अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल S.K. श्रीवास्तव। ये हाल ही में जो है इंजीनियर इन चीफ हैं, यानी कि E/C बोलते हैं इन्हें, E/C, इंजीनियर इन चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज जो नाम है इनका, ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का जो है अनुमान जताया है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0%। ग्रोथ रेट पूछी है। मूडीज का कहना है कि लॉकडाउन के चलते जो है भारत को भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 2022 में ये रेट बढ़ सकता है, पर अब हाल ही में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 0%, यानी कि जीडीपी बिल्कुल भी जो है वो बढ़ेगी नहीं। और जो 2022 है तब तक भारत की जीडीपी लगभग 6.6% जो है रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों राजकीय घाटे जो हैं वो भी लगभग 5.5% ही फीसदी रहने का अनुमान बताया जा रहा है। इससे पहले बजट में वित्त मंत्री ने लगभग 3.5% घाटे की भी बात कही थी। बता दें, मूडीज ने बीते साल नवंबर में भी भारत को स्टेबल यानी कि स्थिर अर्थव्यवस्था से हटकर नेगेटिव में डाल दिया था। अर्थव्यवस्था अगर बढ़ नहीं रही है तो घटनी भी नहीं चाहिए, पर जो मूडीज है उन्होंने नवंबर में भारत को नेगेटिव मींस जो रेट है वो बहुत ज्यादा घटने वाला है इसकी जो है इस लिस्ट में डाल दिया था। इन दोस्तों बता दूं कि इसका जो मेन कारण है वो कोविड-19 का तेजी से प्रचार है, जिसके चलते भारत में लॉकडाउन की स्थिति है। कंपनियां, फैक्ट्री सब बंद हैं, जिसके चलते कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है और सरकार जो है घाटे में चल रही है। और तेल की कीमतों में भी गिरावट आ रही है, वित्तीय बाजार में भी उथल पुथल हो रही है इसके चलते, और नौकरियों की भी कमी रहेगी लंबे समय तक। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि काफी समय तक जो है नौकरियों में भी संकट आने वाला है, कई लोगों को नौकरी से भी जो है निकाला जाएगा। और जो है इसमें भारत पर बहुत ज्यादा जो है जो खतरा है वो मंडरा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य ने 3 साल के लिए ज्यादातर श्रम कानून को निलंबित करने के लिए जो है आदेश पास किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए 3 साल के जो है आदेश दिया है। राज्य के मंत्रिमंडल ने 8 मई को उत्तर प्रदेश अस्थायी श्रम कानून से छूट अध्यादेश जो है 2020 इसको मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के बीच में आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए जो है ये अध्यादेश पास किया गया है। दोस्तों बता दूं कि इसमें जो है 3 साल के लिए कौन से कानून जो है सस्पेंड किए गए हैं। इसमें औद्योगिक विवाद को निपटाने, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों को स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति या यूनियन ट्रेड, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर और प्रवासी मजदूर जो हैं इनके कानून शामिल हैं, जो कि अब 3 साल के लिए निलंबित रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। और बता दूं दोस्तों, इनको छूट इसलिए दी गई है ताकि जो है भवन और अन्य निर्माण कार्य जो है वो किए जा सकें, और जो है लेबर सिस्टम एक्ट है उसे भी लागू किया जाएगा, क्योंकि जो कानून है ये मौजूदा व्यवसायों और राज्य में स्थापित होने वाले कारखानों पर लागू होगा। मतलब जो है कारखानों में लोगों को अधिकतम 12 घंटे तक जो है काम कराया जा सकेगा, ताकि वो अधिक से अधिक काम करके अधिक से अधिक पैसा कमा सकें। हालांकि राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी, उनकी मंजूरी के बाद ही जो है ये कानून जो है बन पाएगा। अभी ये अध्यादेश ही है जो अभी तक सिर्फ राज्य के मंत्रिमंडल ने पास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा राज्य प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के लिए बेड सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है
वो है आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ऐसा जो है देश का पहला राज्य बना है जो प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ साथ जो है बेड की सुविधा भी प्रोवाइड कराएगा। मतलब अगर कहीं पे मान लीजिए कि 10 वेंटिलेटर है तो वहां पे सरकार 10 बेड की भी जो है सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिसके चलते जो है लोगों को इजीली जो है कोरोना जो व्यक्ति हैं जिन्हें वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा नीड है उन्हें बेड भी प्रोवाइड हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने हाल ही में आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने आयुष संजीवनी ऐप को जो है हाल ही में लॉन्च किया है। ये ऐप लगभग 50 लाख लोगों तक जो है पहुंचने का इसका लक्ष्य है। इस ऐप के तहत जो है इस ऐप का जो उपयोग है वो जनसंख्या के बीच उपायों और कोविड-19 की रोकथाम में इसके प्रभाव पर जो है डेटा उत्पन्न करने में जो है मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेत्रावली अभयारण्य में ब्लैक पैंथर देखा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा। नेत्रावली अभयारण्य जो है ये गोवा में स्थित है, जिसमें हाल ही में ब्लैक पैंथर जो है वो देखा गया है। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों बता दूं प्रमोद सावंत, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इन्होंने दक्षिण गोवा में नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य से ब्लैक पैंथर की एक तस्वीर को ट्वीट किया है। इन्होंने बताया है कि इस अभयारण्य में ब्लैक पैंथर जो है वो देखा गया है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वो पता कर रहे हैं कि पूरे अभयारण्य में एक अकेला ब्लैक पैंथर ही था या उसके साथ अन्य ब्लैक पैंथर भी थे, जबकि क्षेत्र के बाघों का एक जाना माना इलाका है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अभयारण्य में जो है एक ब्लैक पैंथर पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 1 साल बढ़ाकर जो है 59 साल कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की एज 58 से बढ़ाकर 59 कर दी है। मतलब उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है, रिटायरमेंट एज है, उसे बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है, जो पहले 58 वर्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA की ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में कोयले से बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 32.2% की। IEA ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि उन्होंने भारत में कोयले से बिजली उत्पादन में गिरावट आई है वो बताया है, और जो गिरावट आई है वो 32.2% की आई है। दोस्तों इस रिपोर्ट में लगभग 30 देशों का जो है डेटा लिया गया है और इसमें भारत और चीन भी शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार दैनिक बिजली की मांग जो है वो भी 15% की उसमें भी कमी आ गई है, और गिरावट मुख्य रूप से जो है भारत, UK, फ्रांस, इटली, इन जैसे देशों में आई है। दोस्तों बता दूं इन देशों में अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि इन देशों में कोरोना जो है बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके चलते इन देशों में लॉकडाउन है और उसी वजह से जो है भारी गिरावट आई है बिजली की मांग में भी। बिजली की खपत में गिरावट उन देशों में भी देखी गई है जहां पर सेवा क्षेत्र यानी कि जो सर्विस सेक्टर थे वो प्रमुख थे, जैसे कि आतिथ्य, खुदरा, पर्यटन यानी कि जिसको हम टूरिज्म कहते हैं, या शिक्षा, एजुकेशन, ये जो क्षेत्र जिन देशों में सर्वाधिक थे वहां पे भी बिजली में गिरावट आई है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ये सभी क्षेत्र अभी बंद है, जिसके चलते
बिजली की नीड बिल्कुल भी बहुत कम हो गई है। लॉकडाउन ने जो है जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली को भी कम कर दिया है, यानी कि कोयले से बिजली उत्पादन को भी कम कर दिया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में ये 32.2% जो है इसकी कमी आई है। 2019 की तुलना में ग्लोबल कोल डिमांड में भी 8% की जो है कमी आई है, क्योंकि दोस्तों जब डिमांड ही नहीं होगी तो बिजली प्रोड्यूस ही इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिसके चलते जो है इसमें इतनी ज़्यादा कमी की देखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कायर बोर्ड ने किस संस्थान के कायर अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। कायर बोर्ड जो है वो भारत सरकार ने जो है इसके अनुप्रयोग स्थापित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एक ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। ज्ञापन का उद्देश्य होगा कायर अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना। एक एमओयू के तहत जो है आईआईटी मद्रास के सहयोग से कायर क्षेत्र के अनुसंधान कार्य का विस्तार किया जाएगा। दोस्तों बता दूं, कायर जो है ये भू टेक्सटाइल का उपयोग नदी के जो तटबंध होते हैं, तटबंध बंद करना या फिर ढलान और जो खदान है वहां पे ढलान स्थिरीकरण में मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए किया जाता है। ये एक तरीके का फाइबर है जो बांस से और कई जो है ऑर्गेनिक वस्तुओं से बनाया जाता है, जिसको जो है मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक तरीके का टेक्सटाइल है। तो ये जो है कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग कम मात्रा में ग्रामीण सड़कों में भी किया जाता है। कायर अनुप्रयोग का उत्कृष्टता केंद्र जो है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा अधिकार बनाने में भी जो है सहायता करेगा। दोस्तों इसकी जो अवधि है ये 2 साल की अवधि है। 2 साल तक जो है इसके अनुप्रयोग के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इन्हें जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। लगभग 5 करोड़ रुपए की जो है 2 साल की अवधि के लिए इन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और दोस्तों जो उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे उनकी भी पहचान कर ली गई है। लगभग 27 क्षेत्रों की पहचान की गई है जहाँ पे जो है ये केंद्र बनाए जाएंगे और आईआईटी मद्रास की इसमें लगभग 10 योजनाएं जो हैं शामिल हैं। दोस्तों बता दूं भारत और श्रीलंका कायर के प्रमुख उत्पादक हैं। साथ में ये वैश्विक कायर जो फाइबर है ये एक तरीके का, इसके उत्पादक का 90% हिस्सा जो है वो भारत और श्रीलंका में बनाया जाता है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप घर बैठे तैयारी करते रहिए दोस्तों और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।